हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में हम बिलियन के आगे के टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपनी लास्ट 2 वीडियो में बिलियन के करीब 13 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम बिलियन के आगे के और 4 टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो आज पहला टॉपिक होगा वह होगा नंबर 1, 2 बिलियनों के परासरण दावों की तुलना करना। 2 बिलियनों के परासरण दावों की तुलना 2 बिलियनों के परासरण दावों की तुलना 2 प्रकार से होती है। एक बिलियन होता है समपरासरी बिलियन, उससे करेंगे, और फिर करेंगे अति परासरी या न्यून परासरी से। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो दिया है प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्वथनांक, और उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। हम इन 4 टॉपिकों पर आज डिस्कस करेंगे। तो जो नंबर 1 है, पहला टॉपिक जो है वो है 2 बिलियनों के परासरण दावों की तुलना करना। अब 2 बिलियनों के परासरण दावों की तुलना कैसे होती है? ये 2 प्रकार के बिलियनों से होती है। नंबर 1 होता है समपरासरी बिलियन। समपरासरी बिलियन एक 2 प्रकार के बिलियन होते हैं, एक समपरासरी बिलियन और एक होता है अति परासरी बिलियन। अति परासरी बिलियन तथा न्यून परासरी बिलियन। न्यून परासरी बिलियन। हम 2 बिलियनों के अगर परासरण दावों की तुलना करेंगे तो 2 प्रकार से करेंगे, एक नंबर 1 समपरासरी बिलियन और एक अति परासरी बिलियन तथा न्यून परासरी बिलियन। तो अभी हम जानेंगे कि समपरासरी बिलियन क्या है। समपरासरी बिलियन क्या होता है? जब आपके पास 2 बिलियन इस प्रकार हैं, मान लीजिए 1 बिलियन ये है, 1 बिलियन ये है। मान लीजिए ये बिलियन है शरबत का बिलियन, और ये मान लीजिए नमक का बिलियन। नमक का बिलियन। अब क्या होगा अगर हम इस पे दाब लगाएं और इस पर दाब लगाएं? हम शरबत वाले बिलियन पर दाब लगाएं, इसके अंदर बिलियन भरा हुआ है, और इस पे नमक वाले पर दाब लगाएं, और जब दोनों बिलियनों पर समान दाब लगाया जाए, अगर इस पर परासरण दाब लगाएं, इस पर परासरण दाब लगाएं, और माने इस पर जो परासरण दाब है वह 10 पास्कल है। कितना है? 10 पास्कल। और इस पर भी परासरण बिलियन का दाब, जो परासरण दाब है वह कितना है? 10 पास्कल। ये पास्कल क्या होता है? पास्कल दाब का एक मात्रक है। इस पे हमने 10 पास्कल का दाब लगाया, 10 पास्कल का दाब इस पे लगाया, तो इस पर परासरण दाब 10 लगा, इस पे परासरण दाब 10 लगा। जब दोनों बिलियनों पर परासरण दाब समान होता है तो ऐसे बिलियन समपरासरी बिलियन कहलाते हैं। समपरासरी बिलियन उन्हें कहते हैं जब 2 बिलियन हो और दोनों पर जो परासरण दाब लग रहा हो वो समान हो, तो ऐसे बिलियनों को हम समपरासरी बिलियन कहते हैं। ध्यान रखना, आप एग्जाम में लिखेंगे जब 2 बिलियनों पर समान परासरण दाब लगते हैं, तो ऐसे बिलियन समपरासरी बिलियन कहलाते हैं। और जो परासरण दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है। एक परासरण दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो अगर यदि इस पर 10 पास्कल का दाब लगा और इस पर भी 10 पास्कल का परासरण दाब लगा, जब 2 बिलियनों पर समान परासरण दाब लगते हैं तो ऐसे बिलियन समपरासरी बिलियन कहलाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, समपरासरी बिलियनों के गुण बताइए। तो समपरासरी बिलियन के 3 गुण हैं। नंबर 1, समपरासरी बिलियन जो है वह ताप पर निर्भर करता है। समपरासरी बिलियन ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। नंबर 2 किस पर निर्भर करता है? परासरण दाब पर निर्भर करता है, जो भी हमने पढ़ा परासरण दाब लगता है। नंबर 2 परासरण दाब पर निर्भर करता है। और नंबर 3 मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता जैसे हम कहते हैं मोलरता। नंबर 3 ये मोलरता पर निर्भर करता है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछता है कि 2 बिलियनों के परासरण दाबों की तुलना कैसे करते हैं, तो हम कहेंगे 2 परासरण बिलियनों की तुलना ऐसे करते हैं। 2 प्रकार के बिलियन होते हैं, एक होते हैं समपरासरी बिलियन और एक होते हैं अति परासरी बिलियन। समपरासरी बिलियन वो होते हैं जब 2 बिलियनों पर समान परासरण दाब लगता है, तो ऐसे बिलियनों को हम समपरासरी बिलियन कहते हैं। अब नंबर आता है अति परासरी बिलियन किसे कहते हैं। अति परासरी बिलियन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 1 बिलियन इसमें है, 1 बिलियन इसमें है। आपने इस पर दाब लगाया, इस पर लगाया 10 पास्कल और इस पर लगाया आपने 6 पास्कल।
तो इसका दाब अधिक हो गया, तो इस पर जो दाब, जिस पर ज़्यादा दाब लगा वह कहलाता है अति परासरी विलयन, और जिस पर कम दाब लगा वह कहलाता है न्यून परासरी विलयन। 1 विलयन पर हमने 10 पास्कल दाब लगाया, 1 विलयन पर हमने 6 पास्कल दाब लगाया, तो जिस विलयन पर अधिक दाब लगा, जिस विलयन पर अधिक परासरण दाब लगा वह कहलाता है अति परासरी विलयन। जिस विलयन पर कम परासरण दाब लगा वह विलयन कहलाता है न्यून परासरण विलयन। ध्यान रखना, न्यून माने वैसे भी कम होता है। न्यून माने क्या होता है? कम। तो वैसे ध्यान रखो, न्यून माने कम होता है, तो न्यून माने जिस पर कम दाब लगा वह न्यून परासरी विलयन, जिस पर अधिक दाब लगा वह अति परासरी विलयन। तो आपसे कोई पूछे कि अति परासरी विलयन तथा न्यून परासरी विलयन क्या है, तो आप कहेंगे जब किन्हीं 2 विलयनों पर परासरण दाब लगाया जाता है तो जिस विलयन पर अधिक दाब लगता है तो वह अति परासरी विलयन कहलाता है, जिस विलयन पर कम दाब लगता है वह न्यून परासरी विलयन कहलाता है। अब हम दोनों विलयनों के बारे में बोर्ड पर नोट करेंगे, आप इससे नोट कर लेना। देखिए, 2 विलयनों के परासरण दाबों की तुलना करना। तो नंबर 1 हमने पढ़ा समपरासरी विलयन। जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं। हमने जाना कि समपरासरी विलयनों के 3 गुण समान होते हैं। उन्होंने पूछा था एक बार बहुविकल्पियों में समपरासरी विलयनों के कौन से 3 गुण समान होते हैं, तो आप ध्यान रखना, नंबर 1 परासरण दाब, नंबर 2 ताप, नंबर 3 मोलर सांद्रता या मोलरता। इसका जो चित्र है वो ये है, आप ये वाला चित्र बना लेना। अब अति परासरी विलयन तथा न्यून परासरी विलयन किसे कहते हैं? देखिए, जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है तो अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति परासरी विलयन कहलाता है। अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति परासरण विलयन कहलाता है तथा कम दाब वाला विलयन न्यून परासरी विलयन कहलाता है। इस पर 10 पास्कल का विलयन दाब लग रहा है, इस पर 6 पास्कल का परासरण दाब लग रहा है, तो ये हो गया अति परासरी विलयन और ये हो गया न्यून परासरी विलयन। आप ये नोट कर लीजिए, इसका डायग्राम ये बना लेना और इसका डायग्राम ये बना लेना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण। देखिए, प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण क्या है? हमने पढ़ा था परासरण क्या है। परासरण में क्या होता था, कोई विलयन है, इस विलयन में बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो क्या होता था, जो विलायक के जो अणु थे, विलायक के अणु विलयन की ओर, जो विलायक के छोटे छोटे अणु होते हैं ये विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाहित हो जाते थे, अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाहित हो जाते थे, यह कहलाता था परासरण। जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं तो वह कहलाता है परासरण। अब परासरण का विपरीत प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा। अब परासरण का उल्टा क्या है? हमने क्या किया, अब आपके जो विलायक के अणु हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, ये विलायक के जो अणु थे छोटे छोटे ये विलयन की ओर पहुंच चुके, ये विलयन है, विलायक के अणु विलयन की ओर पहुंच गए। अब हमने क्या करा, हमने विलयन पर एक परासरण दाब लगाया। जब हमने विलयन पर परासरण दाब लगाया तो जो विलायक के अणु विलयन की ओर पहुंच गए थे वह पुनः दोबारा किसकी ओर आने लगते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलायक की ओर आने लगते हैं। जो विलायक के अणु विलयन की ओर पहुंच गए थे, हमने इसके ऊपर क्या लगाया, परासरण दाब लगाया, तो जो विलायक के अणु विलयन में थे वो पुनः किस में आने लगे, विलायक में आने लगे। जब विलायक के अणु विलायक में आने लगते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण। अब एक बार सही से देख लीजिए, ठीक से जहन से समझ लीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पढ़ा परासरण। परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, विलायक के अणु विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः ही प्रवाहित हो जाते हैं या होने लगते हैं, अपनी ओर प्रवाहित होने लगते हैं, यह कहलाता है परासरण। अब क्या हुआ, जो विलायक के अणु विलयन की ओर
जब पहुंच गए चुके थे, विलायक के अणु बिलियन की ओर स्वतः ही पहुंच गए थे, तो हमने क्या किया, हमने बिलियन पर दाब लगा दिया, अधिक से अधिक वह दाब लगा दिया जिससे विलायक के अणु बिलियन से पुनः किसकी ओर आने लगे, विलायक की ओर आने लगे, जिससे विलायक के अणु बिलियन से फिर से किस में आने लगे, विलायक की ओर आने लगे। विलायक के अणुओं का बिलियन से विलायक की ओर आना, विलायक के अणुओं का बिलियन से पुनः विलायक की ओर आना कहलाता है प्रतिलोम परासरण, क्योंकि इधर से इधर गए परासरण, इधर से दोबारा वापस आए प्रतिलोम परासरण। फिर से देखिए, इधर से इधर गए परासरण, इधर से इधर दोबारा वापस आए तो कहलाता है प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण। परासरण का उल्टा ही कहलाता है प्रतिलोम परासरण। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे विलायक को बिलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने के लिए, विलायक को बिलियन से, जो विलायक था वो जाके बिलियन में मिल गया है, अब हमें बिलियन को अलग करना है, विलायक को अलग करना है, तो हम कहेंगे विलायक को बिलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने के लिए बिलियन पर जो अधिक से अधिक दाब लगाया जाता है, जिससे विलायक के अणु बिलियन से विलायक की ओर मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है परासरण या प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण। आप ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद हम प्रतिलोम परासरण की डेफिनेशन नोट कर देंगे। देखिए प्रतिलोम परासरण की डेफिनेशन, विलायक को बिलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर बिलियन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का बिलियन से विलायक की ओर जाना, विलायक के अणुओं का बिलियन से विलायक की ओर जाना कहलाता है प्रतिलोम परासरण कहलाता है। जैसे इन्होंने लिखा है, समुद्र के जो जल का शोधन होता है, जो समुद्र में जल निकलता है उसका शोधन भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। अगर आपने हमारे बिलियन के पीछे के टॉपिक्स अगर ना पढ़े हों तो आप हमारी दो जो और वीडियो आ चुकी हैं आप YouTube पर जाकर वहां देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो का जो लिंक है आपके इस पर डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए जिससे आपके बिलियन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप ये दो टॉपिक देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर वो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जरूर देख लेना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक। अब हम जानेंगे क्वथनांक क्या है। क्वथनांक हमने कक्षा 7 और कक्षा 8 में जो क्वथनांक पढ़ा होता है वह क्या होता है। देखिए हमने क्या किया, एक पात्र ले लिया, इसके अंदर पानी को भर लिया, जल को भर लिया और नीचे से आग लगा दी। जब हमने आग लगाकर स्टार्टिंग की, जब हमने आग लगाई तो मान लीजिए जब हमने शीशे से इसको जब हमने आग लगा दी तो इसका ताप बढ़ने लगेगा। इसका ताप सबसे पहले होगा 10 डिग्री सेल्सियस, फिर और बढ़ेगा, फिर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ये पानी गर्म होता रहेगा, फिर हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, पानी गर्म होता रहेगा। जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, अब पानी गर्म नहीं होगा, इसमें गोल ये पानी उबलने लगेगा। अब पानी उबलने लगेगा, आवाज आती है गुड़ 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 की, उस तरीके से पानी उबलने लगता है। तो कितने ताप पर पानी उबला? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी उबलने लगा। जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। यह डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कक्षा 7 कक्षा 8 तक के लिए ठीक रहती है। कक्षा 12 में ये डेफिनेशन थोड़ी सी बदल करके दूसरे तरीके से कहेंगे, लेकिन अभी आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। इसीलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी भाषा में क्वथनांक क्या है। देखिए ये डेफिनेशन, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है तापी, वह ताप है जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब आप यहां जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या है, बाष्प दाब क्या है। देखिए हमने ये पात्र ले लिया, इसमें द्रव भर लिया, मान लीजिए जल भर लिया, नीचे आपने बर्नर लगा दिया और बर्नर से लगा दी आग। जो आपने बर्नर लगा के नीचे क्या लगा दी, आग लगा दी, इसके अंदर जल भर लिया। अब क्या होता है, इसके ऊपर पूरे कोई भी चीज हो उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब लगता है। हर वस्तु पर वायुमंडलीय दाब लगता है। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 760 mm होता है, हर चीज पे लगता है।
जब हम इसको नीचे से गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते रहते हैं तो धीरे धीरे इस पर वाष्प निकल के उड़ने लगती है, धीरे धीरे वाष्प निकल के उड़ने लगती है। इस वाष्प का उड़ना कहलाता है वाष्प दाब। ये वाष्प दाब के कारण उड़ती है। तो जब वाष्प दाब ऊपर उड़ रहा है, इधर वाष्प दाब के कारण जो वाष्प है ऊपर जा रही है, इधर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो जब वायुमंडलीय दाब इस जो वाष्प जा रही है इस पर जो दाब लग रहा है, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जब वायुमंडलीय दाब या जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है वह ताप कहलाता है क्वथनांक। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इस पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखिए कैसे, हमने क्या किया, जब हमने कोई पानी लिया और हमने इसके नीचे आग लगाना स्टार्ट कर दी, तो वाष्प, मान लो जब वायुमंडलीय दाब 760 mm है, जब स्टार्टिंग में जब हमने आग लगाना स्टार्ट की तो वाष्प निकलना स्टार्ट हुई। तो जब पहले वाष्प निकली तो मान लीजिए इस टाइम ये था 60, इसका टेम्परेचर था पानी का 60 डिग्री सेल्सियस। इधर वाष्प दाब हो गया 600 mm। हम ताप बढ़ाते चले गए, ये हो गया 70 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा सा बढ़ के हो गया 650 mm। अभी वाष्प दाब कम है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है। हमने थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाया, हमने इसको कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, वाष्प दाब बढ़ के हो गया 700 mm। अभी भी पानी उबलेगा नहीं, अभी भी 80 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ। हमने इसको कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर किया, तुरंत वाष्प दाब जितना वायुमंडलीय दाब था 60 mm के बराबर हो गया। जब किसी तो ये ताप कितने ताप पे हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। जब जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वही तापमान कहलाता है उसका क्वथनांक। ये डायग्राम आपके सामने बना है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, 100 डिग्री सेल्सियस वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो आप क्या करना, पहले डायग्राम बना लेना, उसके बाद ये वाला नोट लिख लेना। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ये कह देना, जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन सही डेफिनेशन यही है, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या है। मान लीजिए कोई भी विलायक ले लीजिए, जैसे जल ले लीजिए। आपने ये विलायक ले लिया, इस विलायक में ये एक पात्र हो गया, इस पात्र में विलायक भर लिया। विलायक के रूप में हमने भरा जल, हमने इसके अंदर जल भर लिया। जो विलायक लिया उसमें विलायक के रूप में इसको क्या भर लिया, जल भर लिया। अब जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जो जल का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। हमने एक पात्र लिया, सही से समझते रहना, क्वथनांक का उन्नयन की डेफिनेशन आ जाएगी। हमने एक पात्र लिया, पात्र में जल भर लिया। जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। हमने क्या किया, अब जल के अंदर हमने कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया। अवाष्पशील विलय वो होता है जिसमें वाष्प नहीं निकलती है। तो हमने जैसे अवाष्पशील विलय मिला दिया, जैसे कि नमक मिला दिया। मानो नमक ले लो या चीनी, नमक या चीनी। जब हमने नमक या चीनी मिला दिया, ये दोनों जो विलय हैं ये अवाष्पशील हैं, अवाष्पशील विलय हैं। हमने क्या किया, एक जल एक विलायक है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसलिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने क्या किया, इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलय, जैसे विलायक नहीं, विलय नमक या चीनी आदि मिला दिया। तो क्या होगा, अब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे उबालेंगे तो जो उबलेगा नहीं। अब ये करीब जाके 105 डिग्री या 110 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। तो क्या हुआ, जो जल था उसका क्वथनांक 100 डिग्री था। जब हमने उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया तो उसका क्वथनांक बढ़ चुका है, अब 105 डिग्री या 110 डिग्री हो जाएगा। तो वही जो इसका क्वथनांक में वृद्धि हुई, जो क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का शब्द जब भी आ जाए तो समझ जाना वृद्धि। एक वर्ड होता है अवनमन माने होता है कमी, और उन्नयन माने होता है वृद्धि। अब इन्हें का क्वथनांक का उन्नयन, तो इसका मतलब क्वथनांक का
क्वथनांक में वृद्धि, इसको हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन की परिभाषा कैसे होगी? देखिए, जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय जैसे चीनी या नमक मिला दिया जाता है, कोई आवासशील विलेय देखिए, अब हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? हम कहेंगे जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय जैसे नमक या चीनी मिला दिया जाता है तो उस विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उस विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है और हम इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। एक शब्द फिर से रट लीजिए, उन्नयन माने वृद्धि और अवनमन माने कमी। अब एक तो ये डेफिनेशन हो गई, एक और दे सकते हैं, आप ये कह दें बिलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। बिलियन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को भी हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझ लीजिएगा, बिलियन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक का जो अंतर है, बिलियन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को भी हम उसका क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब ये समझ में नहीं आया, बिलियन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक का अंतर ये कैसे परिभाषा दोगे? अभी ये विलायक था, 100 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान था जिस पर ये उबलता था। जब हमने विलायक में विलेय मिला दिया, अब जब ये बन गया बिलियन। पहले विलायक था, विलायक में हमने चीनी या नमक में से कोई चीज मिला दी। अब इधर विलायक प्लस विलेय, जब विलायक और विलेय मिलते हैं तो बिलियन बन गया। अब बिलियन का जो क्वथनांक हो गया वह 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। बिलियन का क्वथनांक 105 डिग्री सेल्सियस हो गया और जो विलायक का क्वथनांक था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। इनका अंतर कितना आया? 5 डिग्री सेल्सियस। जो अंतर होता है, जो बिलियन का क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक का अंतर होता है, जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि हुई? पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 105 में से मतलब 105 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। जो 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई वही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। तो आप ये भी कह सकते हैं जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक की उस वृद्धि को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, बिलियन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अभी हम डेफिनेशन यहां नोट कर देंगे, आप नोट कर लेना। देखिए, क्वथनांक का उन्नयन, जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाया जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। या बिलियन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा बी कहते हैं। यह सूत्र लिख दीजिएगा, डेल्टा टीबी बराबर बिलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। और इससे पहले आपको समझाने के लिए जो हमने इसका डायग्राम बनाया था, बस आप वह डायग्राम बना लेना, नीचे चूल्हा बना लेना जिससे डायग्राम ठीक लगने लगे, और उसके बाद आप ये नोट करना हमारे ये चारों पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन तक खत्म हो गया। अब बहुत बिलियन जो है बस लगभग समाप्ति की ओर है। इसका एक पार्ट या 2 पार्ट में वीडियो और आएंगी, उसके बाद बिलियन आपका समाप्त हो जाएगा। आप बारी बारी से लाइन से बिलियन के सभी पार्ट 1, पार्ट 2 और एक ये पहुंचा पार्ट 3, तीनों पार्ट देखते रहना। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बता देना, और अगर आपके वीडियो ठीक से समझ में आई हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता देना। थैंक यू।